जय हिंद। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारत के पार्लियामेंट में भारत के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा एक संशोधन बिल पेश किया गया जिसको नाम दिया गया है वक्त अमेंडमेंट बिल। ठीक है, इसमें समझेंगे इसको पेश करने का क्या जरूरत थी या इसमें जो वक्त की शक्तियां थी, शक्तियां को क्यों कम करने की प्रयास की गई। ठीक है, तो यहाँ आपको जो थंबनेल में है, अब मनमानी नहीं चलेगी वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड की ऐसी क्या शक्तियां थी जिसका वक्फ बोर्ड जो है अपना दुरुपयोग करता था, जिस कारण से वर्तमान सरकार के द्वारा इसकी शक्तियों को कम करने के लिए पार्लियामेंट में संशोधन बिल पेश किया गया है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, सरकार मतलब एनडीए की सरकार के द्वारा संसद में पेश किया गया है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक, इसको जो है लोकसभा से पारित कर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन में भेजा गया है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में जेपीसी का गठन किया गया है। ठीक है, इसके साथ समझेंगे कि इस बोर्ड में जो संशोधन की बात है, इस संशोधन के द्वारा जो है मुस्लिम नेताओं ने इसका क्यों विरोध किया है। ठीक है, तो मुस्लिम नेताओं ने क्यों विरोध किया, इसके साथ जो इसके संगठन के जो कार्यकर्ता है या संगठन के लोग भी हैं, इस जो संशोधन बिल का विरोध किए। इसके साथ साथ कुछ विपक्ष के नेता भी हैं जो इसका विरोध करें। हालांकि विपक्ष के पूरे नेता इसका विरोध नहीं करें, इसमें कुछ भाग है उसका जो विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जो है वक्त एक्ट में जो है इसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये न्यूज है। और यहाँ पे देखिए जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड का जो न्यूज है कि यहाँ पर अभी जो है जो बिल पेश किया गया, ये बिल को यहाँ पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन में भेजा गया है। तो यहाँ पर न्यूज क्या निकल के आ रहा है, द वक्त अमेंडमेंट बिल 2024। ठीक है, वक्त अमेंडमेंट बिल 2024 सेंड टू जेपीसी कमीशन, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन को भेज दिया गया है। ठीक है, वक्त बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 एक्सप्लेन। देखिए वक्त क्या है, वक्त WAQF। ठीक है, वक्त। ठीक है, वक्त बोल दिया है, ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो वक्त वक्त होता है क्या है इसके बारे में समझेंगे। ठीक, इसके साथ साथ समझेंगे वक्त क्या है, वक्त बोर्ड का गठन किस प्रकार गया है। तो यहां पर क्या है, जो न्यूज आपका है कि संसद में एक नया विधेयक जो लाया गया, जो कि 8 अगस्त को लाया था, 8 अगस्त को शुक्रवार को लाया गया था। और इसमें जो 1995 जो है एक्ट है, इस कानून में बदलाव किया गया। देखिए ये तो 1954 में लाया गया था, इसको बनाया गया था, लेकिन जो संशोधन का कर 1954 में इस कानून को जो पावर देता है, उस पावर को कम करने के लिए 1995 जो कानून, उसमें क्या संशोधन किया गया है। तो 1995 के एक वक्त कानून में बदलाव करेंगे। और इसका जो मतलब है कि वक्त के कामकाजों में पारदर्शिता लाने के लिए, यानी जो यहां पर शक्तियां मिल गई थी जिसके कारण से पारदर्शिता नहीं है, इस संशोधन के द्वारा इसमें पारदर्शिता लाने की बात कही। इसके साथ साथ महिलाओं को इन बोर्ड में शामिल करने की भी बात कही, क्योंकि इसके पहले जो है इस बोर्ड में महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, और सरकार ने के अनुसार मुस्लिम समुदाय के अंदर उठ रहे मांगों को रखते हुए इस कदम को उठाया गया है। ठीक है, देखिए यह जो विधेयक है वक्त अधिनियम 1995 में कुछ बदलाव करने की बात कही है। तो प्रावधान में हटाने की बात कही है, जिसकी कारण से जो वक्त की जो शक्तियां हैं, जो वक्त की शक्तियां हैं, जो बोर्ड की शक्तियां हैं, उस शक्तियों को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर कम क्यों किया जाएगा, क्योंकि यहां पर जो वर्तमान में उन्हें जो आवश्यक जांच है, जांच के बिना ही किसी संपत्ति को वक्त घोषित करने की जो शक्ति है वो हटा लिया जाएगा। यानी देखिए यहां पर क्या है, बिना किसी की संपत्ति को वक्त घोषित करने की जो यहाँ पर अनुमति था, जो पावर था वक्त बोर्ड के पास है, वो शक्तियां क्या छीन ली गई है। ठीक है, यहाँ पर इसीलिए कहा गया है। तो यहाँ पर समझेंगे किस प्रकार से। देखिए ये वक्त बोर्ड के द्वारा ये पार्लियामेंट में पेश किया गया। तो पेश किसने किया था, भारत के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा ये पेश किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले समझेंगे वक्त होता क्या, वक्त। देखिए वक्त शब्द जो है, वक्त का शब्द होता है कि दान की वस्तु, यानी धर्म के नाम पर कोई वस्तु दान करते हैं उसे वक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए मस्जिद में आप जाकर पैसा दान करते हैं, जो आप पैसा दान किए हैं वो वक्त कहलाएगा। या अपनी कोई संपत्ति, कोई प्रॉपर्टी दान करते हैं, वो भी क्या वक्त कहलाएगा। तो यहां पर क्या है, वक्त जो शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है खुदा के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया धन। ठीक, यानी आप कुछ भी धन, चाहे कोई भी वस्तु हो, उसको क्या खुदा के नाम, भगवान के नाम पर दिया। देखिए अब इस्लाम में भगवान न तो वहां पर खुदा कहते हैं, तो यहां खुदा के नाम पर दिया गया धन या वस्तु। इसमें जो चल या अचल संपत्ति दोनों होते हैं, यानी आप चाहे तो जमीन देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, कोई भी वस्तु देते हैं। और अचल संपत्ति जैसे कि हो गया, अचल संपत्ति में आप धन भी दे सकते हैं और शामिल किया जाएगा। और इसमें जो मिलेगा जो धन है, इसमें मुस्लिम अपनी संपत्ति का वक्त को दान कर सकता है। और अगर कोई मुस्लिम जो है
एक बार दान करता है तो उसको दान को वापस नहीं लेता है। यानी संपत्ति जो है वक्त को घोषित होने पर वो गैर हस्ताक्षर क्यों हो जाएगा, यानी उसको दोबारा से फिर नहीं ले सकते हैं। इसके साथ वक्त जो है, वक्त जो संपत्ति के प्रबंधन के अलावा बोर्ड, वक्त बोर्ड में मिले जो है, इसमें जो दान की वस्तु है इसको जो है शिक्षण संस्थानों पर, मस्जिद पर, कब्रिस्तान में, रैन बसेरों में यूज करेगा। यानी जो संपत्ति होगी, जो वक्त की संपत्ति होगी उसका यूज कहाँ होगा, शिक्षण संस्थान में होगा। धर्म को होगा नहीं, जो जो इस्लाम धर्म उसके प्रचार प्रसार के होगा, शिक्षण संस्थान के होगा, ठीक, हॉस्पिटल होगा नहीं, इसकी जो वस्तु होगी ये भलाई के लिए यूज होगा। यानी लेकिन इसमें कंडीशन है, ये क्या, धर्म के नाम पर वो दान वही कर सकते हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को जानते हैं। और इसमें ये नहीं कंडीशन है कोई इस्लाम व्यक्ति या कोई मुस्लिम व्यक्ति ही दान करता है, चाहे हिंदू या कोई व्यक्ति हो वो इसमें दान कर सकता है। यानी दान के लिए जो है कोई भी तीसरा भी जिसमें दान करता, लेकिन उसका उद्देश्य होना चाहिए इस्लाम को फॉलो करने के लिए, ठीक है, ये है कंडीशन। ठीक है, तो इसके साथ साथ समझिए कि वक्त बोर्ड का स्थापना किया। व्हाट इज वक्त बोर्ड, देखिए वक्त अर्थ हो गया दान की वस्तु। अब देखिए दान की वस्तु जो संपत्ति आ गई, जो प्रॉपर्टी आ गई, उसको प्रबंधन कौन करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, इसलिए वहां पर जो है भारत में वक्त बोर्ड की स्थापना की। यानी वक्त का अर्थ है दान की वस्तु, और बोर्ड बनाया गया कि उस वस्तु को कंट्रोल कौन करेगा, प्रबंधन क्या करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो है वक्त संपत्ति यानी वक्त की जो संपत्ति है इसके प्रबंधन का काम काज के लिए वक्त बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, और यह एक जो है कानूनी इकाई है, और प्रत्येक राज्य में वक्त बोर्ड है। यानी हर राज्य में क्या है, वक्त बोर्ड है। वर्तमान में भारत में 32 वक्त बोर्ड है, ठीक, और एक सेंट्रल बोर्ड है। तो वक्त में बोर्ड में संपत्ति का जो पंजीकरण करना अनिवार्य। वक्त बोर्ड का जो है पंजीकरण, जो प्रबंधन जो है या संरक्षण जो है, ये राज्य बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड करती है। ठीक, इसके साथ साथ चूंकि 1995 में जो वक्त एक्ट कराता है, इसमें जो अगर वक्त बोर्ड को की गई कोई भी जमीन वक्त बोर्ड की संपत्ति होगी। देखिए यहां पर क्या है, अगर वक्त, देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 1995 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि वक्त बोर्ड को अगर कोई लगता है कि वो संपत्ति वक्त की है तो संपत्ति वक्त बोर्ड ले लेगी, और जो संपत्ति लेगी वो वक्त बोर्ड अपने आप को साबित नहीं करेगी जमीन हमारा ही है। जो मालिक है उसको साबित करना होगा कि जमीन हमारी, यानी आप वक्त बोर्ड किसी जमीन पर क्लेम करता है, मानिए हमारी कोई प्रॉपर्टी है, वक्त बोर्ड क्लेम करता है, तो वक्त बोर्ड जो वक्त बोर्ड है उसको कोई भी जरूरत नहीं है कि साबित करने के लिए, और हमको साबित करना पड़ेगा कि जमीन हमारी, यानी वो क्लेम करके वो ले लेगा, लेकिन हमारी जमीन है, हम उसको लेने के लिए हमको खुद करना पड़ेगा। तो यहां पर कहा गया कि 1995 एक्ट में अगर वक्त बोर्ड को लगा कि जमीन उसकी है तो जमीन वक्त संपत्ति हो जाएगी, और उसको साबित करने के लिए जिम्मेदारी जो है उसकी नहीं होगी, यानी वक्त बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं होगी, जो असली मालिक है उसकी होगी जिम्मेदारी को उसको साबित करे कि ये जो जमीन है वक्त बोर्ड की नहीं है। ठीक है, जो जमीन है वक्त बोर्ड की नहीं है, जिम्मेदारी किसकी है, यानी यहां पर शक्तियां मिल गई है कि आप किसी भी जमीन को आप बता देंगे और वो जमीन आपको हो जाएगी, और जो जमीन का मालिक है खुद आपको उससे लड़े। और इसमें भी कहा गया आप जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, इसके लिए जो है बोर्ड यानी वक्त बोर्ड के पास ही जाने पड़ेगा। जो मालिक है उसको वक्त बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। अगर वहां से फैसला नहीं होता है तो एक आर्बिट्री बनाया गया है जो कि वक्त बोर्ड के द्वारा बनाया गया, उससे फैसला होगा। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते थे 1995 के जो एक्ट में। ठीक है, तो यहां पर जो वर्तमान बात करेंगे तो वक्त बोर्ड का संपत्ति जो है भारत के तीसरे नंबर की संपत्ति है। सबसे अधिक संपत्ति जो है वो किसके पास है, प्रॉपर्टी के पास है, वो रेलवे के पास है, 33 लाख एकड़ है। सेकेंड स्थान में भारत के रक्षा मंत्रालय के पास, सेना के पास है, और थर्ड नंबर पास है वक्त बोर्ड। जो वक्त बोर्ड है इसके पास है, इसके पास 9.4 एकड़ जमीन है। आप समझ सकते हैं दिल्ली का जो कैपिटल है वो मात्र 3 लाख एकड़ में है। कितने में, 3 लाख एकड़ में है। जो दिल्ली के पास संपत्ति है मात्र 3 लाख एकड़ में, और उसके 3 गुना संपत्ति किसके पास है, वक्फ बोर्ड की। तो जो मुस्लिम संगठन का जो बोर्ड है, वक्फ बोर्ड जो है दिल्ली की 3 गुना संपत्ति उसके पास जमीन है। ठीक है, तो यहां पर ठीक, इसके साथ साथ जो यहां पर हर साल उसे रेवेन्यू होता है लगभग 200 करोड़ का, उसके पास धन की जो रेवेन्यू हर साल होती है इस संपत्ति के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर देश में एक सेंट्रल और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड है। यानी तो अभी जो बताया कि भारत में वक्फ बोर्ड कितने हैं, तो 32 क्या वक्फ बोर्ड है और एक क्या सेंट्रल है। तो यहां पर देश में सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और 32 स्टेट बोर्ड है।
ठीक, और केंद्रीय अल्पसंख्यक के द्वारा इसको कंट्रोल किया था, और इसका जो हेड होता है, जो वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होता है, उसका ही हेड होता है। ठीक है, सभी जो बातें हैं हम बताए हैं वो इसमें लिखा हुआ, और इसमें जो जमीनें होगी उसमें यही कहा गया कि आप इस पर स्कूल बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, गरीबों को दान करिए। ठीक, ये वक्फ बोर्ड की जो है, लेकिन हालांकि ये जो है इसकी उद्देश्य सही था, लेकिन इसको अधिक पावर दे करने से ये अपने उद्देश्य से भड़क गया और दूसरे की जमीनों को कब्जाने के लिए अपना क्लेम करने लगा। ठीक है, तो वर्तमान में बात करेंगे सबसे ज्यादा किस संपत्ति में, किस राज्य में है, ठीक, जो कि 32 स्टेट में से किसके पास है, तो कर्नाटक के पास जो है 32,830 एकड़ जमीन है, तमिलनाडु के पास 66,000 है वक्फ बोर्ड पास, और पंजाब के पास 75,000 एकड़ है, और सबसे अधिक जो है यूपी के पास है। यूपी जो वक्फ बोर्ड है इसके पास 2,17,161 जो है एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड की। ठीक, इसके साथ साथ पूछेंगे यहाँ स्टेट बंगाल, बंगाल में 80,000 जो है, सबसे अधिक जो जमीनें हैं उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड की है। ठीक, तो वक्फ बोर्ड की जो जमीनें हैं ये सबसे अधिक कहां पर, यूपी में। ये जमीनें बढ़ी क्या है कि जो जमीनें हैं ये मात्र 15 साल में अपनी जमीन दुगना कर दिया हर जमीन पर क्लेम करते हुए। ठीक है, तो देखिए अब बात करेंगे वक्फ बोर्ड की 8 लाख से ज्यादा संपत्ति, लगभग ये 9.8 लाख एकड़ की जमीन है, लाख एकड़ जो जमीन है वक्फ बोर्ड, जिनमें से अचल संपत्ति कितनी है, 8,72,224 है, और वक्त की संपत्ति है 3,56,000। इसके साथ साथ डिजिटल रिकॉर्ड है 3,29,000 है, और चल संपत्ति जो है 16,713 है, इसकी चल संपत्ति है। ठीक है, इसके साथ साथ समझिए कि वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री क्या है, यानी वक्फ बोर्ड जो है क्या हमारे इतिहासकार में मिलता है या इसकी जो प्रचलन बहुत पहले से है। ठीक है, देखिए इस्लाम में कहां से आया वक्त का कंसेप्ट, देखिए वक्त का कोई कंसेप्ट है, इसमें 2 प्रकार की चर्चाएं होती हैं, 2 प्रकार की सुनने को मिलता है, 2 प्रकार का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो पहला प्रमाण क्या है, जो इस्लाम में भारत का जो वक्त जो है वक्फ बोर्ड है, इसमें कहा है कि पैगंबर मोहम्मद साहब जो कि इस्लाम के स्थापक हैं, इन्होंने कहा है, भारत सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जो इसमें से जो एक बार खालिफा उमर ने खैबर में एक जमीन ली थी। ठीक है, और उस जमीन के टुकड़े को अपने कब्जे में ले लिया, और उस पर मोहम्मद पैगंबर साहब से पूछा कि इस जमीन का क्या करें, तो उन्होंने कहा कि इसको बेहतर इस्तेमाल करिए, और इसको जो है साहब मोहम्मद साहब से पूछकर जवाब दिया कि उन्होंने कहा इस जमीन का जो है कुछ हिस्सा जो है अपने इस्तेमाल करो, और इसके साथ साथ जो बचे हुए हिस्से को इस्लाम को दिखाए गए रास्ते पर इसका उपयोग करो, और इसकी जमीन जो है, इस जमीन का जो काम है या किसी भी तरह को ना बेचे और ना ही इसको किसी का दुरुपयोग करें, और इसमें जो संपत्ति हो इसमें गरीबों को दान करिए। एक पहला क्वेश्चन निकलता है जो कि भारतीय वक्फ बोर्ड का ये स्टेटमेंट है। और दूसरा निकलता है, जो दूसरा स्टेटमेंट है इसमें कहा गया है कि जो मानता है कि 570 ईसा पूर्व में मदीना में खजूरों की का एक बड़ा जो है बागान लगाया गया था, यानी खजूर का एक बड़ा बागान लगा जिसमें लगभग 600 पेड़ थे। कितने? 600 पेड़ थे, और उसमें जो आमदनी होती थी या जो उससे आमदनी होती थी उसमें जो मदीना के जो गरीब लोगों उसमें दान किया जाता था। ठीक, दूसरा कंसेप्ट ये निकलता है। ठीक है, तो 2 कंसेप्ट, एक कंसेप्ट फर्स्ट है, एक कंसेप्ट सेकेंड है, तो दोनों कहीं पूछ सकता है, दोनों मानता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अब समझिए कि वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड हाउ डिड द कंसेप्ट टू द वक्फ बोर्ड इन इंडिया स्टार्ट। देखिए अब बात होती है कि वक्फ जो है या वक्फ बोर्ड जो है वो भारत में कब स्टार्ट हुआ, इसकी कब देखने को मिली मानता हुए। देखिए भारत में जो है, भारत में सल्तनत जो दिल्ली सल्तनत में है तो 1177 में मानी जाती है कि यह भारत में आया, और दिल्ली के सुल्तान जो है मोहिउद्दीन जो सैम जो गौर है इनके द्वारा मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव को दिए गए, दान किए गए थे, और यहीं से यहाँ पर भारत में जो है वक्फ परंपरा की शुरुआत मानी जाती है। इसके साथ साथ जब अंग्रेजों का राज हुआ था तो अंग्रेजों ने इस वक्फ बोर्ड को खत्म कर दिया, यानी वक्फ जो है ये अंग्रेजों के समय में नहीं था। तो ये पॉइंट नोट करिए, कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है कि क्योंकि वक्फ अभी बिल आया तो पूछ सकता है कि अंग्रेजों के समय में क्या भी भारत में वक्फ बोर्ड थी, तो अंग्रेजों के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दूसरा है कि जब आजादी हुई थी, भारत जब आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो है यहाँ पर दोबारा वक्फ बोर्ड की स्थापना हो गई, और स्थापना में कहा गया कि जो भारत से जो पाकिस्तान मुस्लिम गए उनकी जो जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड को समर्पित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आजादी के बाद जो है बकाया कानून में यहाँ कहा गया कि उसको फिर से शुरू किया, और
1954 में इसमें कानून बनाया गया और इसमें फिर से संशोधन कर 1995 में इसमें नरसिम्हा राव के समय में यहाँ पर सरकार थी उस समय जो है इसके जो कानून को और अधिक मजबूत दे दिया गया है और इसको पावरफुल। इसके साथ साथ 2013 में जब मनमोहन सिंह थे इस कानून में और अधिक पावर देकर वक्फ बोर्ड की पावर को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया, जिस कारण से वक्फ बोर्ड जो है अपना दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ वक्फ की संपत्ति की देखरेख के लिए कौन करता है, तो वक्फ की जो संपत्ति उसकी देखरेख के लिए भारत के संसद में पार्लियामेंट में 1954 में एक अधिनियम बनाया जिसको वक्फ बोर्ड के नाम से जानता है। ठीक है, तो वक्फ बोर्ड की भारत की संसद में कानून के तहत बनाया गया, यानी जो वक्फ बोर्ड है इस संसद में कानून के तहत बनाया गया। क्यों बनाया गया, जब भारत का विभाजन हुआ तो भारतीय मुसलमान पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्तियों को देखरेख के लिए या उनकी कब्जे के लिए, तो 1954 में संसद में बनाया गया था। और इसके तहत जो है जिम्मेदारी दी गई, जिम्मेदारी क्या दी गई, जो संपत्ति है उनको दी गई वक्फ बोर्ड को। इसके साथ 1947 में जो भारत पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान जाने वाले मुस्लिम लोग थे उनकी अचल संपत्ति जो है उनको सौंप दी गई वक्फ बोर्ड को, और उनके घरों मकानों खेत खलियानों दुकानदार सब जो है वक्फ बोर्ड के अंदर चला गया। किसके कानून का, 1954 के कानून के तहत, और ये सभी संपत्तियां जो है वक्फ बोर्ड की मानी गई। और इसमें 1995 में जो है इसमें संशोधन कर इसमें एक कानून बनाया गया जिसको इसके तहत जो है अधिकार के तहत जो देश के हर राज्य में वक्फ बोर्ड की स्थापना करने का भी आप परमिशन मिल गया 1995 में। और 1995 में जो है इसमें अधिक पावर देकर नरसिम्हा राव के समय इसमें जो है बहुत अधिक पावर दे देगा वक्फ बोर्ड को। ठीक है, तो नरसिम्हा राव के सरकार में बड़ी थी वक्फ बोर्ड की शक्तियां। देखिए इसके पीछे रीजन भी है, आपको मालूम होगा जो बाबरी मस्जिद है उसको ढहाया गया था 1990 के आसपास, और यहाँ पर 1995 में इसकी शक्तियां और बढ़ा दी गई। इसमें क्यों बढ़ाई गई कि उस समय जो है ऐसा माहौल हो गया था कि ऐसा ना हो कि हिंदू जो धर्म है या हिंदू जो लोग हैं और मस्जिदों को टारगेट न करें, इस कारण से यहाँ पर जो है वक्फ बोर्ड की और शक्तियां दे दी गई थी उसमें नरसिम्हा राव के समय। तो यहाँ पर 1954 में बनाया गया था बोर्ड, और 1995 में संशोधन करके यहाँ पर वक्फ बोर्ड में असीमित शक्तियां दी गई। यहाँ पे जो है असीमित शक्तियां देने के कारण से यहाँ पर वक्फ बोर्ड की बहुत अधिक पावर हो गई, जिस कारण से दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। और कांग्रेस सरकार के भैया ये जो बना था ये बोर्ड एक कांग्रेस सरकार के द्वारा इसमें जो है बहुत अधिक पावर दी गई। वक्फ बोर्ड 1995 में जो है स्पेशल जो एक्ट है 3R में जो है यहां पर दिया गया पावर, और इसके तहत किसी भी संपत्ति यानी अगर किसी की संपत्ति जो है उसका उद्देश्य है कि यहाँ पर मुस्लिम का कानून बनाने के तहत यहाँ पर पवित्र मजहबी या धार्मिक स्थान को जो है वो अपने यहाँ यूज कर सकता है। इसके साथ साथ जो एक खतरनाक है 1995 में आर्टिकल 40, देखिए यहाँ पर आर्टिकल 40 में बहुत बड़ा संशोधन किया गया है। देखिए संशोधन क्या गया, आर्टिकल 40 में संशोधन किया गया। इसी में जो है कहा गया कि वक्फ बोर्ड को अगर लगे कि ये संपत्ति हमारी है तो संपत्ति को अपना क्लेम कर सकता है। इसी में जो है इसकी पावर बढ़ गई थी। ठीक है, और यहाँ पर इसी के द्वारा इसमें जो असीमित शक्तियां दे दी गई थी। ठीक, देखिए अब यहाँ प्रमुख विवाद क्या है या क्या है, जो इसको शक्तियां देने के पश्चात जो है वक्फ बोर्ड ने कहां क्लेम किया जिसके कारण से घेरे में आ गई। देखिए पहला क्या 2022 में तमिलनाडु में जो वक्फ बोर्ड में हिंदू का बसाया पूरा गांव को अपना क्लेम कर दिया, यानी पूरा जो गांव है उस वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारा है, एक हिंदुओं का नहीं। और वहां पे हिंदुओं का 15 वर्षों पुराना जो एक मंदिर भी है, तो तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड में 1500 पुराना मंदिर, इसको भी कहा कि हमारा है। यानी सोचिए जो आजादी के बाद बनाया गया उसको कैसे वक्फ बोर्ड अपना मान सकता है। इसी के कारण जो शक्तियां मिल गई थी उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिस कारण से जो है अभी चर्चा में आ गई, जिस कारण से जो वर्तमान जो सरकार है इसकी शक्तियां कम करने के लिए बात कही। और देखिए सेकेंड क्या है, बेंगलुरु में ईदगाह के मैदान को विवाद है और 1995 में वक्फ बोर्ड की संपत्ति का होने का दावा किया गया है। इसके साथ साथ सूरत नगर में निगम ने भवन को जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बनाई, नहीं सूरत का जो नगर निगम है वक्फ बोर्ड का ही हमारी संपत्ति है, यानी ऐसी सी संपत्तियां को क्लेम कर रहा है जो कि असंभव होना चाहिए, वक्फ बोर्ड यहां पर फंस रहा है। इसके साथ साथ कोलकाता का जो है ट्रांगीगंज है, इस क्लब को भी अपना कहा कि हमारा है। तो समझ सकते हैं जो वक्फ बोर्ड की शक्तियां मिल जाने से दुरुपयोग हो जाने से यानी ये जो है हर चीज को अपना क्लेम करें। यहां तक जो ताजमहल है, जो भारत का ताजमहल को भी वक्फ बोर्ड ने चैलेंज किया कि जो ताजमहल है अब हमारे अंडर होना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि धारा जो आर्टिकल 44 में है ये कहा गया है कि जितनी भी मुस्लिम संपत्तियां वो
क्या वक्त बोर्ड की संपत्ति है। इस हिसाब से, क्योंकि ताजमहल जो है शाहजहां ने बनवाया था, वो भी मुस्लिम थे, तो संपत्तियां हमारी हुई। ये सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट जज ने पूछा है कि यहाँ आपको शाहजहां ने कोई ऐसा नोट दिया है कि जो आप इस पर क्लेम करते हैं, तो उन्होंने अपने पास जो है ऐसा कोई संपत्ति, ऐसा कोई नोट्स नहीं दिखा पाया जिससे वो क्लेम कर सकते हैं कि हमारी संपत्तियां, क्योंकि जो इसके पहले 1995 में जो बना था, वह कहा गया था कि आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो नई सरकार या मोदी सरकार के द्वारा इसमें क्या क्या परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो मोदी सरकार के नए कानून में क्या बदलाव देखा गया है, जो कि भारत के जो अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा इसको पारित किया गया है। ठीक है, तो मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा ये बिल पेश किया गया है, और इसमें जो वक्फ बोर्ड में है, इसमें संशोधन की बात की गई। इसमें क्या क्या संशोधन करने को मिला है, ठीक, ये समझेंगे। और संशोधन में जो है ये जो क्या क्या है, और इसके साथ साथ इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन में क्यों भेजा गया। देखिए, अब संशोधन क्या है, तो अब संशोधन में क्या हो गया, पहला पॉइंट है कि जहां पर अब मुस्लिम महिला नहीं थी, अब वहां पर इस बोर्ड में मुस्लिम महिला भी होंगी। ठीक है, तो यहां पर वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम महिला न होकर एक गैर मुस्लिम महिला भी इसमें शामिल होगी। अब यहाँ इस बोर्ड में मुस्लिम महिला भी शामिल होंगी। इसके साथ साथ बोर्ड का जो सीईओ होंगे वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है, क्योंकि पहले क्या था कि मुस्लिम महिला मुस्लिम ही होंगे, लेकिन अब जो संशोधन किया गया कि जो बोर्ड का सदस्य होगा वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अब वक्फ बोर्ड में 2 महिला सदस्य होना भी शामिल किया गया, यानी कम से कम बोर्ड में 2 महिला होना अनिवार्य कहा गया है। ठीक है, और जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में किसी की संपत्ति पर अपना दावा करने से पहले उसको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ना हो कि आप क्लेम कर दिए आपको मिलेगा, नहीं, आपको क्लेम कर है तो आपको दिखाइए कि प्रूफ कि हमने ये व्यक्ति ने दान किया है, उसकी आपको कागज दिखाइए, कार्रवाई कागज। ठीक है, इसके साथ साथ अभी तक जो मस्जिद या किसी भी तरह का संपत्ति है जो कि धार्मिक इमारत से बने हैं होने का दावा करता है, तो उस जमीन पर वक्फ बोर्ड है की जाती है, तो वहां पर कहा है कि आप उस पर क्या है, आपको प्रूफ दिखाइए, वेरिफिकेशन करेंगे तभी आपको मान्यता होगा, नहीं तो वो जो है सरकार के अंदर चला जाएगा। इसके साथ साथ भारत सरकार की सीएजी के पास जो है अधिकार होगा कि वो वक्फ बोर्ड की ऑडिट करा सकते हैं, उसकी जो जांच करा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप मनमानी ढंग से करें जो है, तो इसके लिए यहां पर क्या सीएजी, जो भारत के सीएजी हैं, आपकी वक्फ बोर्ड की क्या है, ऑडिट करा सकते हैं, जांच करा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ वक्फ बोर्ड की अपनी संपत्ति को जिले के जिलाधिकारी जो होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, उनके पास दर्ज कराना होगा कि हमारे पास जो है बोर्ड में इतनी जमीनें हैं। इसके साथ वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर दावे करने के मामले में भारत की अदालत यानी हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि यहां देखिए ये सभी जो है इसके पहले इसमें फॉलो नहीं था, यानी ये सभी जो है चुनौती पहले नहीं दी जाती, लेकिन अब चेंज होने पर क्या है, अब जो है अब अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इस कारण से इस कानून में जो है, जो पहले का जो कानून, उस कानून को कम किया गया था। ये करना जरूरी था, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना दिखाया गया, जिस कारण से भारत सरकार को ये ऐसा कानून लाना पड़ा। ठीक है, तो यहां पर अब भविष्य में इस बिल का क्या होगा, देखिए अब इस जो बिल है इसको कहां भेजा गया, जेपीसी कमीशन, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन में भेज दिया गया, जो कि जो अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू है इसको स्वयं इसको भेजने की बात की है। ठीक है, अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन जो हुआ, इसमें जो है टोटल 31 सदस्य हैं। कितने हैं, 31 सदस्य, इसमें से लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य गए। कितने, 10, टोटल कितने बने हैं, जो कमीशन बनाया टोटल जो बना है 31 मेंबर का सदस्य बना, जिनमें से जो है 21 क्या है लोकसभा से और 10 जो है राज्यसभा से मेंबर गए हैं। और लोकसभा और राज्यसभा से कौन है, तो लोकसभा से जो 21 सदस्य कौन है, भाजपा के जो है, देखिए यहां पर जो क्या है, भाजपा के 7 सदस्य हैं, 3 कांग्रेस के, बाकी अन्य पार्टी है, जगदम्बा और पटना सारंगी है। तो ये सभी जो नाम है 20 के हैं, ये लोकसभा के हैं, और बाकी जो 10 जो है ये राज्यसभा के। तो ये आपको नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन यही पूछ सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य गए, तो राज्यसभा से कितने सदस्य और लोकसभा से कितने सदस्य, ये पूछ सकता है, पर्टिकुलर नाम नहीं पूछ सकता। इसके साथ ये कमीशन होगा, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इसको बात को रखा जाएगा कि इस कमीशन या इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा के जब एक साथ बैठकर चर्चा की जाती है तो उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट कमीशन कहा जाता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संशोधन किया जा रहा है, इसमें क्या कमियां थी जिस कारण से इसको संशोधन करने की जरूरत थी। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।